चल रहे थे हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। और इसमें अच्छा ये स्क्लेरेनकाइमा तक हो गया था क्या? हाँ, स्क्लेरेनकाइमा हो गया था। तो हम लोग को आज देखना है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ और देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय 5 किंगडम सिस्टम। तो ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम लोग साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे, ताकि जब हम लोग इसको पढ़ें तो ऐसा नहीं लगे अरे ये क्या है। ठीक है, तो हम कम से कम आप लोगों को इसके साथ इंट्रोड्यूस करा देना चाहते हैं, ताकि जब आप इसके बारे में सुने, इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाने, तो आपको नहीं लगे कि ये नया चीज़ है। ठीक है, तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट, तो पेज निकाल के उस पर लिख लीजिएगा, बाकी अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा रहेगा। और इसमें हम लोग कोशिश क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे वुड बी डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अलॉन्ग साइड देयर एग्जाम्पल्स। दिस इज़ आवर मोटिव, राइट। तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल्स और उनके क्लासेस या ग्रुप्स देखेंगे। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग वही क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन लेकर आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बात नहीं कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसको जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, सबसे पहली बात जो हम लोग जानेंगे, आइए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। There are 5 kinds of organisms according to 5 kingdom classification system। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार दुनिया में कितने तरह के जीव पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, उसी बात को कहा गया है कि देयर आर ओनली 5 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इन्हें फिर फर्दर छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया है। तो हम लोग जिनके बारे में अभी देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो तो प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स किस में आएंगे, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, वो भी हम लोग को मिलेगा। इसके अलावा और जो 4 ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगा। डिटेल जब हम लोग इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। दूसरी बात, ये प्रपोजल देने वाले कौन थे, इस तरीके से डिवाइड करने वाले कौन थे? तो ये थे R.H. विटेकर। was the scientist who created this classification system। who created this classification system। ठीक है, और कौन से साल में, इन द ईयर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, क्योंकि ये सारी बातें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इन द ईयर 1969। सो ही प्रपोज दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इन द ईयर 1969, एंड देन ऑनवर्ड्स all of the fellow researchers and following up, they were following this because this was till that time
अब कुछ और चेंजेस आ रहे हैं, बट टिल दैट टाइम दिस वाज द मोस्ट इफेक्टिव काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। उस समय के हिसाब से वो सबसे इफेक्टिव क्लासिफिकेशन था। लेकिन एक चीज़ और जान के रखें, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारी जानकारियाँ बढ़ती हैं, हम ग्रुप को और छोटे ग्रुप रीग्रुप ये सब करते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहला बैच शुरू हुआ हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो हम तो उनको बहुत सारा कुछ जानते नहीं हैं, उनके बारे में उनसे बातचीत नहीं हुई है, उनको हम कैसे ग्रुप में बांटेंगे? तो ऐसा कर सकते हैं कि उन्होंने 10th में जो मार्क्स लाए हैं उनके अकॉर्डिंग जो 60 या 70% से ऊपर के हैं उन्हें एक तरफ कर दें, 70% से नीचे वाले को दूसरे तरफ कर दें। ये सिंपलेस्ट वे हो सकता है बच्चों को ग्रुप में बैठाने का। इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये ग्रुप जो है इसको थोड़ा सा फीडबैक देंगे, ये कैच कर लेगा, और ये ग्रुप जो है ये थोड़ा सा कमज़ोर विद्यार्थी है, इसको थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ेगा, तब ये है ना क्लास का प्रोग्रेस बराबर लेवल पे आएगा। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, बच्चों को बांट लिए। फिर जैसे जैसे हम देखें तो हमें पता चला ओ इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाई चांस इन्हें नंबर कम आ गए थे, दे आर गुड, तो उन्हें फिर क्या किए, उठाकर दूसरे ग्रुप में ले आए जो कि इंटेलिजेंट बच्चे थे, है ना। तो लाइक दैट ऑर्गेनिज्म का भी क्लासिफिकेशन इसी तरीके से चलता है। जैसे जैसे हम उनके बारे में जानते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, नए नए टेक्निक्स आते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप में पहले तो लाइट माइक्रोस्कोप था, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, और आपको शायद पता नहीं है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम कभी भी लिविंग सेल को नहीं देख सकते, क्योंकि उनमें जो मेथड यूज़ होता है ऑब्जर्वेशन के लिए वो है इलेक्ट्रॉन का बीम, ठीक है, आप ऐसे कहें करंट। तो वो इलेक्ट्रॉन का बीम जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ एक एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वाटर खुद क्या कहते हैं मैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, उसके पास पोलैरिटी है, इसलिए उसमें मैग्नेटिज्म होता है। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से जब इंटरैक्ट करेगा तो बिखरेगा ना। इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम को अगर वाटर मॉलिक्यूल मिल गए तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दूसरे तीसरे तरफ चले जाएंगे, तो उनसे इमेज नहीं बन पाएगा। इसलिए हमारी मजबूरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने के लिए डी वाटर करना। अब सोचिए सेल जिंदा है 80% वाटर लेके, और उसी के वाटर को आप निकाल देंगे इमेजिंग के लिए, तो कभी भी सेल जीवित हालत में आपको दिखेगा कि उसके कंपोनेंट्स कैसे दिखते हैं? कभी नहीं। दे विल डाई एज सुन एज वी रिमूव एंटायर वाटर, बिकॉज हमें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करना है। तो लिविंग स्टेट में सेल्स कैसे दिखे, इसके लिए लाइट माइक्रोस्कोपी में बहुत चेंजेस आए, बहुत डेवलपमेंट हुए। हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस को यूज़ करते हैं, एनएमआर को यूज़ करते हैं लाइव कंडीशन में सेल्स को देखने के लिए, और उसी के लिए आप जो एमआरआई स्कैन सुनते हैं जो सेलुलर लेवल पे चला जाता है, एमआरआई सुने हैं ना, बहुत सारे लोगों को इंटरनल इंजरीज होती है, एमआरआई की जाती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस का उसमें है ना इस्तेमाल होता है। तो ये टेक्निक्स हम लोग माइक्रोस्कोप में यूज़ करके सेल को लिविंग कंडीशन में मूव करते हुए, एक्टिविटी करते हुए देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि समय के साथ जैसे जैसे हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स चेंज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारा देखने का नज़रिया भी बदलता जा रहा है, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी होता है, और उस समय के मुताबिक 1969 के मुताबिक ये सबसे अपडेटेड और डेवलप्ड क्लासिफिकेशन मेथड था। आज थोड़ा कुछ और है, लेकिन चूँकि एनसीईआरटी में वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम लोग उसके बारे में अभी बात नहीं करते, ठीक है। एनीवे, सो हम लोग यहाँ से क्या जान रहे हैं कि देयर आर 5 किंगडम्स, है ना, और प्रत्येक किंगडम रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को। सीरियल नंबर 3, एवरी ग्रुप of organism, every group of organism is represented by one kingdom. इसी में हम लोग चल रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ one kingdom
या ऐसे कर लीजिए, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ organisms, basic properties of organisms of one kingdom, ये ज़्यादा सही है। basic properties of organisms of one kingdom are principally same। मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज किसी एक ग्रुप में, एक किंगडम में सभी ऑर्गेनिज्म का सेम होता है, और इसी वजह से हम इस तरह के सिमिलरिटी वाले 5 ग्रुप क्रिएट कर पाए। तो हमारे पास कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए? 5। समझ गए? इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक होने के बाद अब हम एक बात करेंगे कि ये जो किंगडम्स हैं, 5 किंगडम, पहले उनके नाम क्या है? द 5 किंगडम्स। पहला है किंगडम मोनेरा। हम हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आप लोग को उच्चारण में दिक्कत नहीं हो। मोनेरा। और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ऑल प्रोकारियोट्स। टिश्यू पढ़ाते समय, शुरू करते समय एक बात बोले थे, आपको क्या लगता है जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है क्या वो कभी टिश्यू बना पाएंगे? अगर झुंड में आ जाता है तो भी नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हर एक सेल एक ऑर्गेनिज्म है। तो वो अपना अगर झुंड बना भी लेते हैं, एक साथ हजारों सेल्स आ भी गए, वो हजारों ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, वो टिश्यू नहीं कहलाएंगे। राइट? क्योंकि सबका अपना अपना आइडेंटिटी है, इंडिविजुअली वो लीव कर रहा है, लीव आउट करता है। इसीलिए तो हम लोग यहाँ मल्टी सेलुलर नहीं ला सकते। ये सभी प्रोकैरियोट्स हैं और सिंगल सेलुलर। ठीक है? इन्हें हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा कहते हैं। आइए दूसरे किंगडम में। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। और इसके जो हैं ऑल सिंगल सेलुलर यूकारियोट्स हैं, मेसोकैरियोट वाले। यूकैरियोटिक तो हैं, रीज़न समझ ही पा रहे होंगे, न्यूक्लियस होगा साहब के पास, लेकिन न्यूक्लियस पे रहने वाले क्रोमोसोम को हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। जो क्वेश्चन भी दिए थे कि हिस्टोन ना होने के कारण क्या हो जाते हैं वो मेसोकैरियोट और प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट तब हो जाएगा जब मेम्ब्रेन ही नहीं रहे, बाउंड्री ही नहीं रहे। लेकिन अगर न्यूक्लियर बाउंड्री है और हिस्टोन नहीं है तो मेसोकैरियोट होगा। ठीक है? जैसे एमेबा, पैरामीशियम, ये सब नाम आप लोग सुने होंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये सिंगल सेलुलर यूकैरियोट, लेकिन मेसोकैरियोट वाले, न्यूक्लियस धारण करने वाले। ठीक है? ये दूसरे ग्रुप हो गए। तीसरा है किंगडम फंजाई। बहुत लोग फंजी बोलते हैं, फंजाई कहेंगे इन्हें। ठीक है? किंगडम फंजाई। ऑल मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर विदाउट छोड़ दीजिए, विथ लूज टिश्यू, फिलामेंट
टाइप, फिलामेंट टाइप ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोट्स, और ये भी मेसोकैरियोट। देख लीजिए फंजाई को थोड़ा हम लोग ज़्यादा, है ना, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप का मतलब पहला टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेलुलर होता है। यूकैरियोट में मेसोकैरियोट टाइप होता है, लेकिन लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन शो करता है और फिलामेंट तंतु या धागे की तरह संरचना रखता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए, इंटरेस्टिंग है, और नहीं भी है तो हम बनाने का कोशिश तो ज़रूर करेंगे। नाउ द टाइप नंबर 4, और ये है किंगडम प्लांटी। ये जो इन्हें हम पढ़ रहे हैं इन्हें प्लांट किंगडम कहते हैं। किंगडम प्लांटी और प्लांट किंगडम। और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल आर मल्टी सेलुलर टिश्यू प्लस टिश्यू सिस्टम are present for forming organs. These are eukaryotic. True. और इसी से आप समझ पा रहे होंगे इनके सेल में जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए ये टर्म मेंशन की। यूकैरियोट तो पहले ही आ चुका प्रोटिस्टा से ही, पर ये ट्रू यूकैरियोट हैं प्लांट सेल्स, और इनका ग्रुप है किंगडम प्लांटी। और लास्ट है किंगडम एनिमैलिया, या इसी को कहते हैं एनिमल किंगडम, जिसमें हम लोग सबसे शीर्ष पे हैं, टॉप मोस्ट काइंड ऑफ एनिमल्स। सो इसकी खूबी है ऑल आर multicellular tissue organ system level of organization। They are true eukaryotes। नोट कर लीजिए। ये तो इसको इंट्रोड्यूस करने का तरीका था भाई, 5 किंगडम है, 5 किंगडम कैसे कैसे हैं। अब देखिए किंगडम मोनेरा, इसे बांटा गया है 2 ग्रुप में, आर्किया, यू बैक्टीरिया। ऑल आर बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में जितने सदस्य हैं सभी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया छोड़कर कोई इसके सदस्य नहीं है। अब पहला ग्रुप है आर्किया,
आर्किया को आप पढ़ेंगे 3 पार्ट में बांटकर। पहला है थर्मो एसिडोफिल्स, दूसरा पढ़ेंगे हैलोफिल्स और तीसरा पढ़ेंगे मिथानोजेंस। अब इससे ज़्यादा हमसे अभी नहीं पूछिएगा, बस ये याद करने के लिए नाम है तो याद कीजिएगा, इसलिए ज़्यादा डोज हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। यू बैक्टीरिया इसे बांटा गया है 3-4 टाइप में, ऐसे तो बहुत सारे हैं पर 3-4 को हम ध्यान में रखेंगे। एक है एक्टिनोमाइसेट्स, एक है साइनोबैक्टीरिया, ये ऐसा कर लीजिए, फिर हम लोग चैप्टर से डाइग्रेस कर जाएंगे। हम लोग को पढ़ना है प्लांट एनाटॉमी, बस नाम बता के छोड़ेंगे। जैसे है क्या, आर्किया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दुनिया में सबसे पहले बनने वाले बैक्टीरिया में से थे। मतलब पृथ्वी जब पूरी तरह से अनसेटल्ड थी, कभी बारिश हो जा रहा है, बारिश तो हो ही रहा है, कभी जो है क्या कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, कभी बिजली चमक रहा है, बारिश हो ही नहीं रहा है, या थोड़ा अभी स्टेबल हुआ है, उस तरफ के एनवायरनमेंट पे जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं कहीं, पूरा रिड्यूस्ड है, हर एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। उस समय जो बने हैं ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया बने, उन्हें कहते हैं आर्किया। आज भी आप लोग जो सोशल एक्टिविटी साइट यूज़ करते हैं उसमें कई फोल्डर होता है ना, तो एक जो उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आर्चाइव कहते हैं, आर्काइव में भेज दी। तो आर्काइव मतलब क्या, पुराना जो अभी नहीं यूज़ होगा, वहीं से आया है आर्किया, ठीक है। तो आर्किया में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए जो दुनिया के शुरुआती दौर में जो ऑर्गेनिज्म बने फर्स्ट फॉर्म। उसी में एक है मिथानोजेन, जो आज भी मिलता है गाय भैंस के गोबर में, ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। हैलोफाइल्स, हैलो मतलब होता है सॉल्ट, ये सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है, सॉल्ट। और ये थर्मो मतलब हीट, एसिडो मतलब एसिड, ये हीट और एसिड पसंद करते हैं ऐसे बैक्टीरिया। तो यूजुअली अब बहुत ही लिमिटेड जगहों पे ये पाए जाते हैं। ओके, अब यू बैक्टीरिया इसे 2 पार्ट में बांटा गया। एक है ऑटोट्रॉफ और एक है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ इन्हें कहा जाता है CYANO, साइनोबैक्टीरिया। आगे जब इसकी स्टडी करेंगे तो फिर इसमें भी कुछ ग्रुप्स हैं, एनसीईआरटी डिस्क्रिट वे में कहीं यहाँ कहीं वहाँ लिखा है उसके बारे में, तो एक जगह कलेक्ट करके आपको समझा देंगे साइनोबैक्टीरिया में भी क्या क्या है। साइनो यानी ये फोटोसिंथेटिक, हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से पहले जाना जाता था, अब वो नाम हटा दिया गया, दैट वाज अ मिस्टेक। वो मानते थे कि ये पहले शुरुआती दौर में मानता था लोग, क्योंकि उतना डिटेल जानकारी नहीं था, इसको मानता था कि ऐसे प्लांट हैं, ऐसे प्लांट सेल्स हैं जो एल्गी हैं लेकिन देखने में ब्लू और ग्रीन कलर के लग रहे हैं, इसीलिए उसे प्लांट में रखा था। बाद में पता चला अरे ये तो बैक्टीरिया है। और ब्लू ग्रीन कलर क्यों दिख रहा है, याद है आप लोग को एक क्वेश्चन दिए थे, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड क्रोमेटोफोर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कीजिए। वही क्रोमेटोफोर है, क्लोरोफिल रखने वाला। तो क्लोरोफिल और क्लोरोफिल का हेल्पिंग मॉलिक्यूल के वजह से वो जो है ना ब्लू और ग्रीन कलर के दिखते हैं, राइट, इसीलिए वो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं अभी। तो दीज आर द थिंग्स। तो आप कोरिलेट करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा पढ़ने में, लेकिन थोड़ा सा है ना अभी पेशेंस के साथ। हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ को हम लोग कई पार्ट में बांटते हैं। एक है एक्टिनोमाइसेट, ये ना हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब अपना भोजन जो खुद से नहीं बना पाता, दूसरे पे आधारित है। उसमें एक्टिनोमाइसेट बहुत बड़ा ग्रुप है, ये सॉइल बैक्टीरिया है। और इनकी खासियत है, हम जो जितने एंटीबायोटिक बनाते हैं ना उसका 80%, 70 से 80% एंटीबायोटिक यही हमें प्रोड्यूस करके देते हैं, इन्हीं बैक्टीरिया में से बनाते हैं एक्टिनोमाइसेट, ये वो ग्रुप है। दूसरा हो गया
रिकेट्सियंस। रिकेट्सियन की खासियत क्या है? इस ग्रुप के जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जितने ग्रुप मतलब मेंबर्स हैं, लगभग सभी के सभी पैथोजेनिक है, कोई ना कोई बीमारी फैलाता है। तो आप पढ़े होंगे 10th में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन वाले में, उसमें एसटीडी मिला होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, बैक्टीरियल वाले, सिफिलिस एंड गोनोरिया। वो जो बैक्टीरिया है निसेरिया गोनोरी और ट्रिपेनोमा पैलिडम इसी में आता है जी। तो रिकेट्सियंस है, तो ये भी बैक्टीरिया है। एक है माइकोप्लाज्मा, इसका भी बड़ा चर्चा है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसको कि सेल वॉल होता नहीं है, मतलब पहले बैक्टीरिया में नहीं रखा गया था, लेकिन गुणधर्म बैक्टीरिया वाला है, इसीलिए इसी में डाल दिया। नहीं, सेल वॉल नहीं होता, और दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया का अगर साइज, चूँकि हम लोग मोनेरा डेडिकेटेड टू बैक्टीरिया बोलते हैं, इस ग्रुप के जितने हैं सभी बैक्टीरिया, तो ये भी बैक्टीरिया है, गिनाएंगे, दैट इज़ इट, ठीक है, एट्सेट्रा। बहुत ग्रुप है। जो लोग आगे चल के माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, इससे प्रेरित होकर वाह वाह इसमें मज़ा आ गया, हायर क्लासेस में हम जाके माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी करेंगे, उसमें बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इनके क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, उनके गुणधर्म पढ़ने हैं, फिर आगे जाके उन पर रिसर्च करते हैं कि वो क्या बीमारी फैलाएगा और उससे रोके कैसे, इससे हम फ़ायदा कैसे उठाएं, ह्यूमन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हम बनाएं कैसे। बहुत बड़ा फील्ड है। माइकोप्लाज्मा ये एक एग्जांपल है इसका। PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये लंग में इन्फेक्शन फैलाता है जिससे निमोनिया होता है। और माइकोप्लाज्मा प्लांट्स के लिए भी हानिकारक है, ये भी पैथोजेनिक है, हेटेरोट्रॉफ है, कैसे अपना जीवन जिएगा, दूसरे को परेशान करके अपना जीवन जीता है, पैरासाइट, राइट, एट्सेट्रा। इसीलिए एट्सेट्रा कर दिए, अब इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NCERT इससे बियॉन्ड गया नहीं है, तो हम लोग भी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो दिस इज़ अबाउट किंगडम मोनेरा। आज किंगडम मोनेरा तक ही सीमित रखें, अगले दिन में फिर आगे। तो आपके लिए फिर से ड्यूटी बढ़ गया, वो है जितनी बातें बताई गई उसको गेट बाय हार्ट करना है, समझ गए ना? हाँ, ये एक समस्या का कारण बन सकता है ना? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर क्या कीजिएगा, ऐसे ही करना पड़ता है। माइंड इट। हाँ, वो सही है, पर शुरू में नया नया नाम है, थोड़ा सा गेट बाय हार्ट करने में दिक्कत होता है, पर एक बार इसके साथ यूज्ड टू हो जाएगा फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। कारण क्या है कि आप जो 11th और 12th में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, ये शुरुआत है, यहीं से बायोलॉजी एक्चुअल शुरू हुआ है। जबकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप जो पढ़ेंगे ना 11th 12th में, बड़ा एडवांस लेवल का है, उसके आगे जाके बेहतरीन मतलब क्या कहते हैं एप्लीकेशंस हैं। ये आपका शुरुआत है, ABCD है ये, इसके बाद ही बायोलॉजी, मेन बायोलॉजी शुरू होता है। तो ह्यूमन का पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में प्लांट का पढ़ते हैं, वेटरनरी साइंस में एनिमल्स का पढ़ते हैं, ह्यूमन छोड़ के दूसरे एनिमल्स का पढ़ते हैं, राइट। तो इस तरीके से बायोलॉजी का स्टडी प्लान किया गया। तो ये स्टेपिंग स्टोन है, इसलिए आपको 11th में 19 और 12th में जो 13 चैप्टर्स हैं, कुल मिला के जो 32 चैप्टर हो गया, ये 32 तरह का बायोलॉजिकल बेसिक्स है, 32 तरह का। और एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से थोड़ा बहुत लिंक तो है, ये तो आपको मिल रहा होगा, और इसीलिए आप लोग को सेल पहले पढ़ा है। अब इम्पोर्टेंस पता चल रहा है। देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो लिखे, कहाँ गया, इसके बाद वाला होगा, यहाँ पर जो लिखे देखिए, मोनेरा ऑल प्रोकैरियोट्स, ये तो अगर हम चैप्टर को शुरू करते तो भी बोलना पड़ता सभी प्रोकैरियोट है, वो सब हवा टाइट। सर प्रोकैरियोट पढ़े तो हैं, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में आ रहा है कि हम लोग सेल से क्यों शुरू किए, क्योंकि बेसिक हमारा सेल है। सेल कैसा है, यहीं से बात शुरू होती है। तो जब हम सेल जान गए तो इनके बारे में बातचीत करना, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन कैसे होगा, बहुत सारा चीज़ दिमाग में आ रहा होगा ना। ये बढ़ाएंगे कैसे अपना नंबर, बाय ए माइटोसिस। वो जो डिवीज़न होगा ए माइटोसिस होगा, जिसमें बोले थे कि उसका तो न्यूक्लियस होता नहीं है, क्रोमोसोम ऑनेस्टली डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म जैसे तैसे डिवाइड करता है, जिसको हम लोग बाइनरी फिजन भी कहते हैं, है ना।
तो ये इंपॉर्टेंस है, हम लोग जब सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हम लोग वापस आए कहाँ, प्लांट ये क्या बोलते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। और आज हम लोग को देखना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा हो गया था ना, स्क्लेरेन्काइमा तक कर लिए थे। स्क्लेरेन्काइमा करने का मतलब है कि हम लोग सिंपल क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पूरा कर चुके। अब हमारी बारी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखने की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट एक ही बात है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इन्हें दो पार्ट में बांटा गया है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं कि इनको, है ना, इनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे डिवाइड कर लेते हैं और एक कंपैरेटिव चार्ट प्रिपेयर करते हैं। एट्रीब्यूट, जाइलम, फ्लोएम। ये हम लोग को इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि बेसिक जानकारियाँ हमारी हो जाएंगी और आपके बुक में जाइलम एंड फ्लोएम से ही शुरू किया है, तो 9th का नॉलेज हम लोग लेकर अब 11th के नॉलेज में कदम रखेंगे। तो वर्चुअली आप सोच सकते हैं यहाँ से आपका एक्चुअल चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, इसके पहले का सब जो था वो बैकअप ही था, 9th को रिकवर कर रहे थे, जितना हम लोग ध्यान से नहीं पढ़े। अब थोड़ा सा, है ना, 9th के साथ जुड़ के अब डायरेक्टली 11th पे स्टेप इन करेंगे। एट्रीब्यूट में पहला नंबर पॉइंट कि काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। अब ये क्या कहने का मतलब हुआ भाई, देखिए जब हम लोग परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किए हैं तो बताए हैं कि परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ सेल्स। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं उनके सभी सेल एक जैसे, तो डायग्राम ड्रॉ किए हैं, उस समय देखे होंगे पैरेन्काइमा के सेल सब एक जैसे लग रहे थे, सब में वैक्यूल बड़ा बड़ा, इंटरसेलुलर स्पेस है, सेल वॉल पतला, न्यूक्लियस छोटा नज़र आ रहा है, साइटोप्लाज्म बड़ा है, एट्सेट्रा। कोलेनकाइमा देखे, सबके बीच में स्पेस कम है, किनारे में डिपॉजिट्स हैं, है ना। फिर स्क्लेरेन्काइमा, इसे दो पार्ट में बांटा गया, एक देखे फाइबर है, एक तरफ स्टोन सेल, एट्सेट्रा। लेकिन अगर फाइबर है तो सभी के सभी फाइबर एक ही जैसे दिख रहे हैं, और अगर स्टोन सेल हैं तो सभी के सभी स्टोन सेल एक ही जैसे हैं, राइट। यहाँ आप जाइलम और फ्लोएम में टाइप्स ऑफ सेल्स देखेंगे, ये कई प्रकार के सेल मिलकर एक टिश्यू बना रहा है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट 4 और इसमें भी 4, यहाँ पे तो टाई हो गया, राइट। लेकिन हम बताएंगे 3 आउट ऑफ 4 डी, और यहाँ हम लोग नेमिंग कर लें, डी बराबर डेड और एल बराबर लिविंग रखें। तीन चौथाई प्रकार के सेल्स डेड होते हैं और 1/4 प्रकार के सेल लिविंग होते हैं। इसमें देखिए मामला उल्टा है, 3 आउट ऑफ 4 एल यानी लिविंग एंड 1 आउट ऑफ 4 इज डेड। यस, उस फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है, उसमें दोनों में पैरेन्काइमा टर्म जो है कॉमन आ रहा है। सीरियल नंबर 2, नेम ऑफ द सेल्स। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ से यहाँ तक डेड, ये अकेला लिविंग। ठीक है, अब जरा इसका भी कर लें। सीप ट्यूब मेंबर्स,
companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers। यहाँ से यहाँ तक है लिविंग और ये है अकेला डेड। तो क्लियर कट दोनों के बीच में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, नोट कर लीजिए। क्या हो गया, छोड़िए, सब बढ़िया है, दोबारा लिख लिया जाए। एट्रीब्यूट इस तरफ है हमारा जाइलम, इस तरफ है हमारा फ्लोएम, यही है ना। पहले जाइलम रखें फिर फ्लोएम, ठीक है। XY फॉर जाइलम, PH फॉर फ्लोएम। सीरियल नंबर 3, the kind of function transport plus mechanical support, ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ओनली, ये मैकेनिकल सपोर्ट देने लायक नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू है। सीरियल नंबर 4, मटेरियल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्टेबल मटेरियल है वो क्या है, इसका है वाटर, मिनरल, सम फाइटो हॉर्मोन्स, यानी इन्हें PGR भी कहा जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGR। इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को अलग से, जो हम लोग ग्रोथ पढ़ेंगे ना प्लांट का, वहाँ पर आएगा, तो पूरा उसी पे है। इनका फूड दैट इज शुगर, सुक्रोज, तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर का सुक्रोज के फॉर्म में प्रिंसिपल। सीरियल नंबर 5, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जाइलम के लिए भाई ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन होता है यूनिडायरेक्शनल, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम रूट टू लीफ, रूट से लेके लीफ तक। पर इनका मामला थोड़ा पेचीदा है, ये बाई डायरेक्शनल करते हैं, TION एयर, बाई डायरेक्शनल। वो कैसे, फ्रॉम लीफ टू रूट, एक तो ये होगा फ्रॉम लीफ टू रूट, एंड फ्रॉम लीफ टू हायर ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर थोड़ा सा समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा समझें, इसका जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसको यूनिडायरेक्शनल क्यों कहे? क्योंकि रूट से ज़मीन के तरफ से आसमान के तरफ
एक ही डायरेक्शन में ये वाटर और मिनरल का फ्लो कराता है। उसका कारण है वाटर और मिनरल का यूज़ कहाँ पे है? लीफ में, फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड। और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता है, ऊपर से सनलाइट मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, राइट। तो इसकी आवश्यकता चूँकि लीफ में है, इसलिए एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब है क्या फ्लोएम की बात। फ्लोएम खाना बनाने के बाद उसको पहुंचाता है जगह पे, तभी तो इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीफ टू रूट है प्राइमरीली, ठीक है। यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। ये तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो इसमें बड़ा मेहनत है, तरह तरह के फोर्सेस यूज़ करता है। इसमें कुछ नहीं, ग्रेविटी के अनुसार सीधे नीचे ढलकता हुआ चला जाता है, हो गया। लेकिन क्या होगा जब जहाँ पे लीफ है ना, उससे ऊपर में ब्रांच निकला, क्योंकि आप तो जानते हैं एपिकल मेरिस्टेम का नेचर, वो लगातार लंबाई खींचता है, लगातार लंबाई खींचेगा। फिर आपको बोले हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम ब्रांच पॉइंट बना के रखता है ना, तो ब्रांच पॉइंट बना के रखेगा, वहाँ से ब्रांचेस निकलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। अब लीजिए, जन्मते के साथ वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर लेगा भाई, राइट। सो इट मस्ट हैव सम बैकअप सपोर्ट। उसके पास लीफ आया नहीं, कोलेनकाइमा कितना सपोर्टिव होगा, वो स्टैटिक स्ट्रक्चर भी है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर उनकी संख्या बहुत कम होती है, तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू सप्लाई न्यूट्रिशन टू द एंटायर नंबर ऑफ सेल्स। तो बैकअप कहाँ से आएगा? तो जहाँ खाना बनाए वहाँ से ऊपर पहुँचाओ, राइट। इसीलिए क्या होता है, जब नई टहनियाँ आएंगी तो नीचे के डालियों पर जो पत्ते हैं उनके फ्लोएम ऊपर की ओर फूड ट्रांसपोर्ट करेंगे। यही वजह है कि ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है, जबकि ये सिंगल डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बड़ा मतलब कि इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है फ्लोएम और जाइलम के बीच में। इसके बाद देखिए, अब आएंगे हम लोग जाइलम की स्टडी पे। ये बेसिक थे, इनके बीच में पहचान करने के लिए इतना हमारा काफ़ी है। जाइलम क्या इसके बारे में कहेंगे? कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है। सीरियल नंबर 2, काइंड्स ऑफ सेल्स, तो आप देखे ही हैं, ट्रैकिड्स। तो जरा ट्रैकिड्स की बात करें। ये इसका थिक सेल वॉल, इस दीवार पे बहुत इफेक्टिव तो नहीं हो रहा है, पर हम समझने के लिए इसे बना रहे हैं। ये है हेवी डिपॉजिट ऑफ लिग्निन। ये है पॉलीफिनोलिक कंपाउंड, पहले भी शायद इसके बारे में बात की है। पॉलीफिनोलिक कंपाउंड हैविंग very high affinity for water,
ये वाटर को अपने सरफेस के साथ चिपका के रखने में बड़ा मदद करता है, ठीक है। तो इसके इनर वॉल पे हम लोग को क्या मिलता है, लिग्निन का डिपॉजिट। और साहब देखिए ये जो छोटे छोटे गड्ढे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम लोग इनके लिए कहते हैं, टर्म रखते हैं पिट्स। फिगर ए टिपिकल ट्रैकेट ऑफ जाइलम। यहाँ तो डायग्राम है। अब इसके बारे में 2-3 सेंटेंस। पहला इंपॉर्टेंट फीचर, जानते हैं हम लोग शुरुआत जो की है प्लांट पढ़ने का, तो एंजियोस्पर्म में ही हम लोग देख रहे हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट में क्लास ये देख रहे हैं टिश्यू सिस्टम। पर शुरुआत में याद कीजिए हम लोग प्लांट को 5 भाग में बांटे हैं, नहीं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। इनमें नहीं बनते हैं सीड। और स्पर्मेटोफाइटा में 2 जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक। तो एंजियोस्पर्म है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम एंड फ्लोएम का विकास, ये टेरिडोफाइटा से हो चुका। ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा इसमें नहीं होते, राइट। इसमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं मिलते। तो जाइलम और फ्लोएम मिलना शुरू करते हैं कहाँ से, टेरिडोफाइटा से। और इसीलिए देखिएगा उसी में लिखा गया है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ आर प्रेजेंट। कॉपी पलट कर देखिएगा तो मिलेगा, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। तो ट्रैकेट की खासियत क्या होगी, इट इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड इन एंजियोस्पर्म 2 काइंड्स, डाइकॉट, मोनोकॉट, ठीक है। तो ट्रैकेट्स दे आर प्रेजेंट from Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms, ब्रैकेट में both dicot and मोनोकॉट। इसकी दूसरी खासियत, इट हैज नैरो ल्यूमेन, देख रहे हैं नैरो ल्यूमेन है, नैरो ल्यूमेन, एंड्स क्लोज्ड, thick and lignified। लिग्निफाइड कहने का मतलब लिग्निन डिपॉजिट है। थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, नो साइटोप्लाज्म एंड सो डेड। सीरियल नंबर 3, its surfaces have pits serving as medium of water transport with minerals। वाटर ट्रांसपोर्ट और मिनरल के साथ वाटर और मिनरल का ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके सरफेस पे, सतह पे पिट्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। ये खासियत है इनकी। और भी इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं। ये हो गया, इसके सरफेस पे
है ना, ये पिट्स हैं, पिट यानी गड्ढे, जिसके मदद से वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ख़ास बात क्या है, सीरियल नंबर 4 देखिए तो एक ख़ास चीज़, इसका एंड क्लोज है ना, एंड क्लोज्ड है, तो अगर ट्रांसपोर्ट करना होगा तो पानी किधर से किधर जाएगा, अगल बगल एंड टू एंड जाएगा क्या? यानी अगर आप ऐसा पाइप लगाते हैं तो पानी बगल से लीक करेगा, ठीक, तो फिर पानी ऊपर का आगे कैसे बढ़ाइएगा? ये ऐसे खड़ा है ना, इसको ऐसे कर देंगे, पानी इधर से आएगा इधर से जाएगा। बात समझ गए? इसलिए फाइबर्स कैसे रहेंगे, प्लांट के लॉन्गिट्यूडिनल सरफेस के परपेंडिकुलर, नहीं, और ये इकट्ठे में रहेंगे ताकि पानी इनसे ऊपर की ओर जा सके। ठीक है, यही कहना है कि इनसे ट्रांसपोर्ट का मेथड क्या है, ट्रांसपोर्ट मेथड लैटेरली यानी साइड वाइज ट्रांसपोर्ट। लैटरली करने का मतलब साइड वाइज ट्रांसपोर्ट होगा, एज बिकॉज एंड्स आर क्लोज्ड, और इसीलिए ये साइड वाइज ट्रांसपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज, ये झुंड में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन क्लस्टर्स, ये क्लस्टर में पाए जाते हैं। और एक चीज़ है, इनके अंदर में जो ल्यूमेन है वो ल्यूमेन ख़त्म ही हो चुका होता है, एक तरह से समझिए, बहुत कम रहता है। एनीवे, सीरियल नंबर 5, ट्रैकेट्स आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मीडियम with vessels in angiosperms. एंजियोस्पर्म में ट्रैकेट और वेसल वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट के मेजर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर है वेसल। यहाँ तक नोट कीजिए।